दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलॉग सेक्शन में स्वागत करती हूं और हम लोग कर रहे हैं बीएसए की सीरीज करते करते हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं, जिसका कि हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको कि हम सेक्शन नंबर 73 तक कंप्लीट कर चुके थे। देखिए, अब यहाँ से देखेंगे हम सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 74 जो बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है लोक और प्राइवेट दस्तावेज के बारे में, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। कहाँ पे बात की जा रही है? 74 में। जब हम एविडेंस देखते थे तो वहां पे भी बात की जाती थी किस चीज की? लोक दस्तावेज की और प्राइवेट दस्तावेज की। वहां पे क्या था? सेक्शंस को अलग कर रखा था। 73 और 74 ये दोनों मिला के क्या करते थे? प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट बताते थे। इसमें तो आता था पब्लिक, तो यहाँ पे आ जाता था प्राइवेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया बीएनएस में? सेक्शंस को मर्ज कर दिया। मर्ज कैसे कर दिया? 73 और 74 को एक सेक्शन कर दिया, क्योंकि जस्ट यही बात बोल रखी थी कि जो लोक दस्तावेज नहीं है वो प्राइवेट दस्तावेज है। तो 74 को हटा के इसमें 73 के अंतर्गत ही, 74 के अंतर्गत ही ले लिया है। तो लोक और प्राइवेट दस्तावेज की बात की जा रही है, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बात जो कर रहा है 74, ये बोल रहा है कि लोक दस्तावेज यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो प्रभुता संपन्न अधिकारी, मतलब जो बड़ा अधिकारी होगा, ये 3 अधिकारी है, मान लीजिए 1, 2 और 3। इसके ऊपर ये वाला अधिकारी है, इसके ऊपर ये अधिकारी है, इसके ऊपर ये अधिकारी है, और इन सबके ऊपर ये वाला अधिकारी है। तो ये जो प्रभुता संपन्न अधिकारी होता है, ठीक है, इसका गवर्नमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, प्राइवेट की नहीं, गवर्नमेंट की। तो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के शासकीय निकायों के, यानी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, इनके हो गए, या फिर भारत के विदेश के विधायी, लेजिस्लेचर के, जुडिशरी के और एग्जीक्यूटिव के कोई अधिकारी वगैरह होते हैं, उनके कार्यों के रूप में, कार्यों के रिकॉर्ड के रूप में किसी संघ या राज्य के क्षेत्र में रखे गए प्राइवेट डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम कौन कौन से हो गए इसके अंतर्गत? तो सबसे पहले हो गया जो प्रभुता संपन्न अधिकारी था, उसके जो गवर्नमेंट के निकाय वगैरह होते हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं उनके, और जो भारत के या किसी विदेश के कोई जो एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, इनके कोई रिकॉर्ड हो गए। इनके साथ साथ प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। कौन से होते हैं वो? जो संघ या राज्य क्षेत्र के, संघ या राज्य क्षेत्र में रखे गए प्राइवेट। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट लिख रखा है, यहाँ पे भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट लिख रखा है, तो कौन से होते हैं? तो जो पुराने ज़माने में जैसे राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा थे, उसका ये महल था, मान लीजिए ये महल था राजा का। इस महल के जो डॉक्यूमेंट होंगे, ये पहले तो प्राइवेट ही थे ना, इसके राजा का प्राइवेट था ये महल, तो ये किस में हो गया? अगर सरकार में शामिल हो गया तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो कौन कौन से हो गए इसके अंतर्गत? हमको ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट दे रखा है। फिर इसके बाद आता है कि जो पॉइंट 1 दे रखा था ना हमको, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से जो भी डिफरेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 74 ने 2 बात कही है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की, प्राइवेट डॉक्यूमेंट की। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? जो 74 के क्लॉज 1 में दे रखा है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? जो 74 के क्लॉज 2 के अंतर्गत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बात कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। सेक्शन आता है 75 क्या बोल रहा है? लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, यानी कि सर्टिफाइड कॉपीज की बात की जा रही है। कौन सर्टिफाइड करेगा, किस तरीके से सर्टिफाइड करेगा, ये सब हम इस वाले पॉइंट में देखें। तो यहाँ ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट के प्रूफ के बारे में प्रोविजन किया गया है जिसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी व्यक्ति को है। मतलब किसी व्यक्ति को राइट है कि वो किसी डॉक्यूमेंट को देख सकता है, लेकिन किस तरीके से देखेगा वो हमको इसके अंतर्गत बताया गया है। जहाँ उस व्यक्ति का हित है, हित के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पेपर है, ठीक है, आपका कोई पेपर है जो जमा है कोर्ट में, ठीक है, या किसी ऑफिस में आपने जमा करा रखा था। अब आपको डाउट है उस पेपर के बारे में, तो आप चाहते हैं कि भाई आप उसकी कॉपी का निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें। तो आप क्या करेंगे? ऑथराइज्ड व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपको साइन वाइन करके देगा और उसकी एक कॉपी निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो जहाँ उस व्यक्ति का हित है, उसका इसमें हित है कि भाई क्या पता उसमें कोई गलत डिटेल तो नहीं चली गई। ठीक है, तो उस संबंध में वो क्या करता है? उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहता है। तो हर पब्लिक ऑफिसर
जिसकी अभिरक्षा में ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट है जो बी नामक ऑफिसर, इस ऑफिस, ये एक ऑफिस है, इस ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ है और इस ऑफिस का क्या है, ये प्राधिकृत अधिकारी है, मतलब ऑफिसर है इसका, तो इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट इसके पास में रखा हुआ है, तो उसकी ड्यूटी है, इसका बी का क्या कर्तव्य हो जाएगा कि यदि निरीक्षण के लिए वो डॉक्यूमेंट मांगा जाए, मान लीजिए बी बोलता है मेरे को कुछ त्रुटि होने की आशंका है इसके अंतर्गत, मुझे लगता है कि इसके अंतर्गत कोई गलती हो गई, तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट को एक बार इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, तो इसकी बी की ड्यूटी क्या हो जाएगी कि वो उसको निर्बंधन सहित, मतलब उस पर शर्तें वगैरह लगा के क्या करेगा, उसको दे देगा कि भाई तू जा और जाके क्या कर, इस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर ले। फिर क्या बोल रहा है, विधिक फीस चुकाए जाने के बाद, अब ये बोल रहा है कि भाई इसके लिए आपको कुछ फीस वगैरह जमा करानी पड़ेगी। देखो कई बार होता है ना कि भाई आप अपनी कॉपीज चेक कर सकते हो, आरजीएस की मेंस वगैरह की कॉपीज चेक कर सकते हो, तो कुछ मामलों में तो निःशुल्क होती है और कुछ मामलों में होता है कि आपको विधिक फीस देनी पड़ती है और आप अपनी कॉपियां वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। विधिक फीस चुकाए जाने के बाद प्रमाण पत्र के साथ देगा कि वो ओरिजिनल की शुद्ध कॉपी है, मतलब उसको सर्टिफाइड करके देगा, इस डॉक्यूमेंट को नीचे सील लगा देगा और साइन कर देगा, अनुप्रमाणन कर देगा इसका कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल की ही क्या है, कॉपी है। ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट को डेटेड करेगा, इसके नीचे क्या लगाएगा, डेट लगाएगा, मान लीजिए आज है 26 अप्रैल, तो इसके नीचे 26 अप्रैल 2025 लिख देगा। ठीक है, फिर इसके बाद उसको साइन करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे सील लगाएगा, सील और साइन मैंने पहले बता दिया था आपको। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यह सर्टिफाइड कॉपी कही जाएगी। आपको 75 में सर्टिफाइड कॉपी की डेफिनेशन दे रखी है। शॉर्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, उसका अधिकार है कि वो अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करना चाहता है, तो 75 बोल रहा है कि हाँ क्यों नहीं, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो। वो आपका डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए, प्राधिकृत व्यक्ति के पास होना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा कि वो आपको डॉक्यूमेंट देखने की इजाज़त दे देगा। उसके लिए क्या कहेगा कि वो उसको साइन करेगा, सील करेगा और उसको बताएगा कि भाई ये क्या है, ओरिजिनल की कॉपी है। ठीक है, उस पर सील लगा देगा, साइन कर देगा, डेट वेट डाल देगा। ठीक है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को फीस चुकानी पड़ेगी। फीस चुका के वो डॉक्यूमेंट ले सकता है, देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है, उसको लगता है कि भाई ठीक है तो ओके, नहीं लगता तो उसमें सुधार वगैरह करके जो भी उसके आगे की फॉर्मेलिटी होगी वो चलती जाएगी। फिर बोल रहा है ये ऑफिसर प्रतिया परिधान करने का अधिकार रखता है, मानेगा कि उसको अभिरक्षा में। अब ये जो बी व्यक्ति है, इसको मान लीजिए कि भाई ये प्रतियां दे रहा है, कॉपीज वगैरह दे रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई इस व्यक्ति को अधिकार है कि ये कॉपियां वगैरह है, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह है, ये परिधान कर सकता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 75 में क्या बताया गया है, तो आपको बताया जाए, आपको बताना होगा कि सर्टिफाइड कॉपी की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो हमको 75 में ही बताई जाती है के द्वारा दस्तावेजों का सबूत। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ऐसे डॉक्यूमेंट के उसके पार्ट की अंतर्वस्तु के रूप में, सबूत के रूप में पेश की जाएगी। यानी जो डॉक्यूमेंट होगा हमारा पब्लिक वाला डॉक्यूमेंट, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होगी, जो कि अभी हम 75 में पढ़ के आए हैं, ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट या उसके पार्ट की अंतर्वस्तु के रूप में पेश की जा सकेगी। 78 के बोल रहा है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। 78 ये यहाँ पे 77 आएगा। अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत, तो निम्नलिखित पब्लिक डॉक्यूमेंट निम्न रूप से साबित किए जा सकेंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, वो निम्न तरीके से साबित किए जा सकते हैं। कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के कोई एक्ट हो गए, यानी कि अधिनियम हो गए, ऑर्डर हो गया, यानी इन्होंने कोई आदेश वगैरह दिए, अध्यादेश वगैरह दिए, कोई नोटिफिकेशन, अधिसूचनाएं वगैरह जारी करी, कोई अभिलेख है यानी कि रिकॉर्ड्स हैं जो उस डिपार्टमेंट के द्वारा सर्टिफाइड हो। मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अपने एक्ट हो गए, एक्ट के साथ कोई ऑर्डर हो गए, इसके साथ ही इन्होंने क्या जारी कर दी, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया, और क्या हो गया, इनके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह, जैसे कि रिकॉर्ड्स हो गए, और गवर्नमेंट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने इस पे क्या करी है, अपनी सील्ड वगैरह लगा दी है। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियां, ऐसी कार्यवाही जो किसके द्वारा है, पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा।
इनके द्वारा क्या की गई है, उसकी प्रोसीडिंग वगैरह है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जाएगी। और भी चीजें हैं इसके अंतर्गत। थर्ड पे देखिए, उद्घोषणा, जो प्रोक्लेमेशन वगैरह जारी की जाती है ना, वो तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक, उपराज्यपाल, इनके द्वारा कोई उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन जारी की जा रही है, वो भी इसके अंतर्गत मानी जाएगी। कार्यवाहियां जो किसी विदेश की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, विधानमंडल, उनके कोई प्राधिकारियों के द्वारा प्रकाशित वगैरह की गई है, उस देश की कोई प्रमाणित प्रति है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उसको मान्यता दे दी है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। स्टेट की कोई नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कोई कार्यवाही वगैरह, प्रोसीडिंग वगैरह है, वो इसके अंतर्गत मानी जाएगी। किसी विदेशी विधि की किसी अन्य प्रकार की पब्लिक डॉक्यूमेंट जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की विधिक अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित उस डॉक्यूमेंट की प्रकृति उस विदेशी विधि के अनुसार स्थापित करेगी। यानी फॉरेन जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि फॉरेन जो कार्यवाही प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है उसके अंतर्गत जो ये दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वगैरह जो किसी विधिक अभिरक्षा में रखे गए हैं, उन डॉक्यूमेंट के बारे में इनको साबित किया जा सके। ठीक है, स्टार्ट। इससे हम पूरा वाला जो ये ना यहाँ तक सेक्शन केवल इसी से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्ट देखेंगे तो बस उसमें यही बात बोली गई है, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रिजम्पशन करनी पड़ेगी, हमको नहीं, मतलब कोर्ट किस बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा और किस बारे में प्रिजम्पशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे चलेगी। तो क्या बात कर रहा है, दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी प्रिजम्पशन की बात की जा रही है 78 से 93 के अंतर्गत। तो जो सर्टिफाइड कॉपी है, अभी हम 75 के अंतर्गत पढ़ के आए थे, तो प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। ठीक है, आप अगर बाद में चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसको इस चार्ट से पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस कवर कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक चार्ट के थ्रू बना लेंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये करना चाहिए, ये मतलब कोर्ट इसकी प्रिजम्पशन करेगा और इसकी कर सकता है। ठीक है, हमको चीज़ों को इजी करते हुए चलना है, ना कि हार्ड। तो देखिए आप, प्रमाणित प्रति यानी सर्टिफाइड कॉपी, अभी हम पढ़ के आए थे 75 में। तो प्रमाणित प्रति के बारे में जो प्रिजम्पशन की जाएगी वो शैल होगी, यानी कि शैल प्रिज्यूम करेगा, न्यायालय करेगा कि भाई प्रमाणित प्रति है, शामिल की गई है, तो क्या होगी, सर्टिफाइड होगी, एक्सेप्टेबल होगी, तो इसके बारे में उपधारणा करेगा। ठीक है, साक्ष्य आदि के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, तो इसके बारे में भी कोर्ट कैसे प्रिज्यूम करेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा, यानी कि करेगा उस अभिलेखक के तौर पर पेश किए गए। आप चाहें तो अपना एक्ट अपने हाथ में रख सकते हैं। ठीक है, जिसको हमको लगेगा वहां पे से हम देखते चलेंगे। निकाल लीजिए आप लोग अपना एक्ट। इसमें बोला गया साक्ष्य आदि के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, तो क्या करेगा कोर्ट, इसके बारे में प्रिजम्पशन करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है राज्य पत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी कि जो ऑफिशियल गजट वगैरह जारी किए जाते हैं इनके संबंध में उपधारणा की बात कर रहा है। तो राज्य पत्रों, समाचार पत्रों, अन्य डॉक्यूमेंट के बारे में उपधारणा करेगा, उनको सही मानेगा, इसका मतलब। ठीक है, फिर बोल रहा है ई डिजिटल अभिलेख, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में जो राज्य पत्र के बारे में भी उपधारणा करेगा। ठीक है, डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना पड़ेगा कि न्यायालय किसकी उपधारणा करेगा और किसकी उपधारणा कर सकेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख है, रिकॉर्ड है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसके बारे में उपधारणा करेगा। फिर बोल रहा है सरकार के प्राधिकार से मैप्स या प्लेन्स वगैरह बनाए गए, इनके बारे में उपधारणा। ठीक है, आप देखते हैं किसी भी स्टेट होती है उसका अपना मैप होता है, पूरे भारत का अपना मैप है, तो न्यायालय क्या मानेगा, उसको सही मानेगा कि इसमें जो भी राज्य क्षेत्र सीमाएं वगैरह दी गई हैं वो सही होंगी, तो न्यायालय इनके बारे में क्या करेगा, न्यायालय इनके बारे में उपधारणा करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, लोक कलेक्शन एंड रिपोर्ट्स, भाई विधिक का कोई रिकॉर्ड वगैरह हो गया, ठीक है, कोई चीज़ है जो एक्ट में आ गई या कोई विधिक रिपोर्ट पेश हो गई, तो उसके बारे में क्या करेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा कि ये बात सही है। ठीक है, जब तक कि अन्यथा साबित नहीं किया जाता। वैसे तो देखिए प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह, इनके बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा ही करेगा। फिर बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में भी क्या करेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किन के बारे में उपधारणा की जा सकती है और किन के बारे में उपधारणा नहीं की जा सकती। जिनके बारे में शैल प्रिज्यूम होगा उसका आपको इससे चार्ट मेंटेन करके करना है। फिर बोल रहा है ई एग्रीमेंट के बारे में न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा। फिर बोल रहा है ई रिकॉर्ड, ई साइन के बारे में भी क्या की जाएगी, न्यायालय के द्वारा उपधारणा की जाएगी। फिर बोल रहा है ई साइन सर्टिफिकेट के बारे में जो उपधारणा है, किसी व्यक्ति के साइन है, प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा सर्टिफाइड किए गए हैं, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि ये बात सही है। कहाँ तक है, 93 तक है।
तो अब देखिए 87 तक तो हम आ गए, अब 93 तक देखिए। यहाँ पे बोल रहा है दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं, तो विदेशी न्यायिक अभिलेख है, ठीक है, जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड वगैरह है, इनकी सर्टिफाइड कॉपी है, तो न्यायालय इनके बारे में उपधारणा कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, मे प्रेज्यूम की बात की गई है, तो न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पे उपधारणा कर सकेगा। पुस्तकों, मानचित्रों, चार्टों के बारे में भी उपधारणा क्या करेगा। आप बोलेंगे मैप हमने पहले भी देखे थे, मैप हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो कई जो बुक्स वगैरह होती हैं वो अपनी कुछ अलग से जैसे मैप वगैरह, तो उनके बारे में उपधारणा कर पाएगा। जो ऑथराइज होते हैं, जैसे भारतीय जो अपने मानक वगैरह होते हैं ना, कितने भारतीय मानक वगैरह, मानचित्र उनके अकॉर्डिंग दिए गए होते हैं, तो उनकी तो उपधारणा करेगा ही करेगा। पर अगर पुस्तकों, चार्टों वगैरह, किसी ने कोई चार्ट वार्ट बना दिए, किसी पब्लिशर ने वगैरह, तो उनके बारे में उपधारणा की जा सकती है। क्या बोला जाता है, मे प्रिज्यूम, क्योंकि उन्होंने भी लिखा, वो लोग जो अपने मैप वगैरह, बुक वगैरह निकालते हैं ना, तो वो लोग भी बोलते हैं कि इसके बारे में कोई भी विवाद हो तो जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया होगा आप उसको महत्व देंगे। देखते हैं ना आप, कई बार डिटेल में लिखाता है, तो वही बात इसके अंतर्गत रहेगी। फिर बोल रहे ई मैसेज वगैरह है, कोई ई मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वगैरह आ गया, तो उसके बारे में भी मे प्रिज्यूम किया जाएगा। फिर इसके बाद कहते हैं पेश न किए गए डॉक्यूमेंट के सम्यक निष्पादन के बारे में उपधारणा। कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया है लेकिन पूरी अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट वगैरह किया गया है, तो उसके बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा, ठीक है। फिर 92 बोल रहा है 30 वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में उपधारणा, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 30 साल पुराना है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको सही मानेगा। मान लीजिए कोई जमीन के कागजात हैं, ये 30 वर्ष पुराने हैं, तो न्यायालय क्या करेगा, इनको सही मानेगा जब तक कि इसको अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता। फिर बोल रहा है 7 वर्ष का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कि आपने कंप्यूटर में रखा है और उस रिकॉर्ड की अवधि कितनी हो गई है, 5 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि ये सही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, शेयर प्रिज्यूम वाली बात देखी, मे प्रिज्यूम वाली बात करी। शेयर के बारे में बिल्कुल श्योर होता है कि गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, तो ऐसे तो जारी किया नहीं होगा, बिल्कुल ऑथराइज होकर जारी किया होगा, तो न्यायालय उसकी उपधारणा करेगा कि ये वाली बात सही है। जिस बारे में कर सकता है, जैसे मे प्रिज्यूम के बारे में विदेशी न्यायिक अभिलेख है, भाई क्या पता यहाँ तक आने से पहले कोई त्रुटि रह गई हो, आप भी तो देखते नहीं, ये वाली बात होती है, आपने किसी व्यक्ति को कोई बात बोली कि ये वाली बात मत बोलना, ठीक है यार, मैं तुझसे अपनी एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तो ये वाली बात बोलना मत, उसने बोली, लेकिन उसने क्या किया, थर्ड व्यक्ति को बताई तो थोड़ा सा अपना जोड़ दिया, फोर्थ व्यक्ति को बताई तो थोड़ा सा अपना जोड़ दिया, तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन बिगड़ गया, तो इसलिए इस बारे में क्या की जाती है, मे प्रिज्यूम किया जाता है। शेयर प्रिज्यूम क्या किया जाता है, जहाँ बिल्कुल सही फैक्ट हमारे सामने होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारे प्रिजम्पशन के बारे में। आप लोगों का ये होमवर्क है कि ये जितने भी सेक्शन हैं 78 से 93 तक, ये आज की तारीख में आपको रीड आउट करने हैं, ठीक है, और उसमें गोला लगाना है, जैसे जहाँ पे लिखेगा ना उपधारणा करेगा, तो आपको क्या करना है, एक्ट में उस वर्ड के ऊपर गोला लगाना है, जिससे कि आप जब भी एक्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में तो कोर्ट उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम है, और इसके बारे में कर सकता है, तो ये मे प्रिज्यूम है, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नए लेक्चर पे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। बीएसए की सीरीज़ हमारी चल रही है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिन लोगों ने इसको देखना शुरू नहीं किया है वो जाके देख सकते हैं। नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप जाके डीलो क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अपडेशन मिलने के लिए आपको डीलो क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर जाना पड़ेगा, और किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी है तो एडवोकेट बरखा शर्मा करके टेलीग्राम में डीलो क्लासेस पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।